नमस्कार साथियों। आज के एडीजे की श्रृंखला में एडीजे इंग्लिश की क्लासेस के लिए हम लोग लेके आए हैं डॉक्टर प्रकाशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स का केस। और उससे पहले हम जानेंगे कि क्या है इंग्लिश के गोल्डन रूल्स। तो आज की हमारी थर्ड जो क्लास है उसमें देखते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इन्फिनेटिव्स की। तो टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि हम ये कहते हैं कि वर्ब आफ्टर वर्ब, अगर किसी भी वर्ब के बाद में अगर कोई भी वर्ब होती है तो वो टू के साथ में आती है, यानी कि बिना टू के वर्ब नहीं आती। जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ गुड कंपनी फॉर बेटरमेंट। तो देखिए वॉन्ट यहाँ पे क्या है, वर्ब, और उसके बाद में हम किसका यूज कर रहे हैं, दूसरी वर्ब का यूज कर रहे हैं। तो उन दोनों वर्ब को ऐड करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, टू का यूज करना पड़ेगा। हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ गुड कंपनी फॉर बेटरमेंट, कि मैं बेटरमेंट के लिए एक अच्छी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो साथियों यहाँ पर हमने किसका यूज किया है, टू का यूज किया है, आई वॉन्ट टू ज्वाइन। तो टू के बाद में क्या लिखा है अपन ने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, ही हैड टू लीव हिज नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का मतलब होता है जन्म स्थान, जहाँ पे किसी व्यक्ति का जन्म होता है, बर्थ प्लेस होता है, उसको अपन बोलते हैं नेटिव प्लेस। तो नेटिव प्लेस का मतलब होता है बर्थ प्लेस। ही हैड टू लीव हिज नेटिव प्लेस फॉर ब्रेड एंड बटर। तो देखिए ब्रेड एंड बटर यहाँ पे ईडीएम है, इसका मतलब होता है लाइवलीहुड। इसका मतलब होता है लाइवलीहुड। तो यहाँ पर हैड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसके बाद में हम किसका यूज करेंगे, टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो देखिए हमारा जो नियम है यहाँ पर यही है कि टू के बाद में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो उसे ब्रेड एंड बटर के लिए अपने जन्म स्थान को छोड़ना पड़ा था। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, रक्षा हैज बीन स्टडिंग डॉन टू डस्क टू गेट फ्लाइंग कलर्स। दोस्तों डॉन टू डस्क का मतलब होता है सुबह से लेके शाम तक, यानी कि प्रभात फेरी। जो भोर का समय होता है, प्रभात का समय होता है, सुबह का समय होता है, उसको डॉन कहा जाता है। और डस्क का मतलब होता है शाम का समय, जिसे गोधूली बेला भी कहा जाता है। तो डॉन टू डस्क जो है ये एक मुहावरा है, इडियम है। टू गेट फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है अच्छे नंबरों से पास करना, अच्छी सफलता हासिल करना, अच्छी कामयाबी हासिल करना, उसे हम बोलते हैं फ्लाइंग कलर्स बोलते हैं। तो हमारा सेंटेंस है कि रक्षा हैज बीन स्टडिंग डाउन टू डस्क। रक्षा जो है वो अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सुबह से शाम तक पढ़ रही है। ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा हुआ है। हमने हैज बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज किया। सिंगुलर के साथ हम हैज बीन का यूज करते हैं, प्लूरल के साथ में हैव बीन का यूज करते हैं। और यहाँ पर आप देखिए हमने लिखा है टू गेट, तो टू के बाद में क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, पुलिस रेन आफ्टर द थीव्स टू कैच देम रेड हैंडेड। दोस्तों रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथों पकड़ना, यानी कि अकस्मात सडनली पकड़ना, रंगे हाथों पकड़ना, इसको हम बोलते हैं रेड हैंडेड बोलते हैं। तो पुलिस जो है रेन आफ्टर, पुलिस जो है भागी, चोरों के पीछे भागी, टू कैच देम, उन्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा रेन एक वर्ब है, और रेन के बाद हम किसका यूज कर रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं, टू के साथ में वी1 का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वर्ब की सेकंड फॉर्म जब यूज की जाएगी तो एक वर्ब के बाद जब दूसरी वर्ब आएगी तो टू के साथ में आएगी। नेक्स्ट है, देयर इज नो यूज ऑफ क्रोकोडाइल टीयर्स टू escape फ्रॉम पनिशमेंट। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है झूठे आंसू बहाना, फॉल्स स्टेटमेंट करना, झूठे आंसू बहाना या बहाने बनाना। तो उसको हम बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं, इसे हम बोलते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका मतलब है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ब है यहाँ पे इज, तो उसके बाद में हम किसका यूज कर रहे हैं, टू और वी1 का यूज कर रहे हैं। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर रहे हैं।
नेक्स्ट आपके सामने है एक बहुत ही अच्छा रूल। तो क्या है नियम, चढ़ते हैं समझते हैं। वर्ब वो क्रियाएं, जैसे एग्री का यूज किया गया है यहाँ पर, अटेम्प्ट का यूज किया गया है, चूज का यूज किया गया है, डिसाइड का यूज किया गया है, डिमांड का यूज किया गया है। इनके बाद में हमेशा टू और वी1 का यूज होता है। टू के साथ में वी1 का यूज होता है। तो गोल्डन रूल देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, गोल्डन नियम क्या है। गोल्डन नियम यहाँ पर यह है कि जब कभी भी दैट क्लॉज जो है किसी भी सेंटेंस में आता है और सब्जेक्ट सेम होता है, तो दैट क्लॉज जो होता है उसको चेंज किया जा सकता है। और ये चेंज किया जाएगा टू प्लस वी1 में। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इसको चेंज किया जा सकता है। ही एग्रीड दैट ही वुड कम। तो देखो सेंटेंस में लिखा है कि ही एग्रीड, वो एग्री हुआ, दैट की ही वुड कम। तो देखो यहाँ पर भी ही लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ही लिखा हुआ है, दैट का यूज हो रहा है। तो हम दैट ही वुड को चेंज करेंगे किसमें, टू कम में चेंज करेंगे। ही एग्रीड टू कम। सेकंड नंबर का हमारा सेंटेंस है वी डिसाइडेड, हमने निश्चय किया था, दैट ही वुड इनिशिएट ए न्यू स्कीम, कि वो एक न्यू स्कीम को इनिशिएट करेगा। तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पर वी है, यहाँ पर भी वी है। क्या सब्जेक्ट सेम है, बिल्कुल। दैट के बाद में सेंटेंस जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दैट क्लॉज। इसे हम क्या नाम देंगे, इसको अपन बोलते हैं दैट क्लॉज कहते हैं। अब ये समझिएगा कि दैट क्लॉज हमने लिखा वी डिसाइडेड दैट, और उसके बाद में पूरा स्टेटमेंट है। तो इसको हम किससे जोड़ेंगे, टू से जोड़ेंगे। अब यहाँ पर आप ये देखना कि ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इनिशिएट यहाँ पर क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, वी डिसाइडेड टू इनिशिएट अ न्यू स्कीम। तो टू के बाद में हमने किसका यूज किया है, इनिशिएट का यूज किया। नेक्स्ट है ही डिमांडेड डैश द वर्कर्स शुड हैव इक्वल राइट्स। अब देखिए उसने डिमांड की कि वर्कर्स जो है वो क्या चाहते हैं, हैव इक्वल राइट्स, एक इक्वल, सभी जो है वो इक्वल राइट्स को चाहते हैं। तो देखिए दैट के बाद में हम किसका यूज कर रहे हैं, दैट आ गया, उसके बाद में क्लॉज आ गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टू और वी1 का यूज करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू, और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हम लिखेंगे द वर्कर्स द ही डिमांडेड टू हैव इक्वल राइट्स। दोस्तों यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, टू के बाद में वी1 का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है ही डिसाइडेड दैट ही वुड अकम्पनी मी। अकम्पनी का मतलब होता है साथ में चलना। उसने निश्चय किया था कि वह मेरे साथ में चलेगा। तो देखिए इसकी जगह टू का यूज किया जा रहा है। अकम्पनी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम ऐड करते हैं। काफी अच्छा नियम है ये। और इस नियम के आधार पर आप ये समझिएगा कि किसी भी सेंटेंस में यदि टू का यूज होगा, यदि दैट क्लॉज आता है, तो दैट क्लॉज को हटा देंगे और दैट क्लॉज की जगह हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर आप समझ सकते हैं काफी अच्छे रूल्स हैं ये। और ये जो वर्ब है एग्री, अटेम्प्ट, चूज, डिसाइड, डिमांड, एग्जाम में अक्सर इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं। और जो लास्ट ईयर्स के जो एपीओ और जीएलओ के एग्जाम्स है उसमें से भी इसमें से इस नियम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक और नियम है हमारे सामने, सम एडजेक्टिव्स आफ्टर बी। यानी कि अगर कोई भी कारण बताने के लिए बी का यूज होता है, तो हम उसमें किसका यूज करते हैं, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो ऐसी जो वर्ब होती है उसमें हम किसका यूज करेंगे, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। साथियों यहाँ पर समझिएगा कौन कौन सी वर्ब है। अगर बी के बाद में आ जाए प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब खुश होना, बी के बाद प्लीज्ड आ जाए, और बी वर्ब मैंने बताया था आपको, इज एम आर वाज वर्ब, ये बी की वर्ब होती है। तो हम टू प्लस वी1 का यूज करेंगे, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। बी के बाद में अगर ग्लैड लिखा है तो हम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अपसेट लिखा है बी के बाद में, तो भी टू के बाद में वी1 का यूज होगा। बी के बाद में अगर डिसअपॉइंटमेंट लिखा है तो भी हम इसमें किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। और यहाँ पर देखिए किसका यूज होगा, टू का यूज होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो इन्फिनेटिव ऑफ रीजन का मतलब है आईओआर, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, रीजन बताते हैं।
देखिए सेंटेंस लिखा है ही वॉज प्लीज्ड डैश फर्स्ट रैंक इन द क्लास, यानी कि वो प्लीज्ड था। तो प्लीज्ड क्यों था, इसके प्लीज होने का यहाँ पे कारण बताया जा रहा है। एग्जाम में अगर इस प्रकार का सेंटेंस आ जाए तो आप आराम से सेंटेंस को समझिएगा कि आखिर क्या कहा जा रहा है सेंटेंस में। ही वॉज प्लीज्ड, वो प्लीज था। आपने सेंटेंस से पूछा वाई, क्यों था, तो यहाँ पर आपको क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको रीजन बताया हुआ है उसके प्लीज्ड होने का, उसके खुश होने का। यहाँ पे रीजन बताया हुआ है कि भाई फर्स्ट रैंक आ गई क्लास में। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इसके लिए हम जो है सेंटेंस में टू का यूज करेंगे, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हम लिखेंगे ही वॉज प्लीज्ड टू गेट फर्स्ट रैंक इन द क्लास। नेक्स्ट है ऑल प्लेयर्स वर अपसेट द मैच आफ्टर लिविंग नो स्टोन अनटर्न। सभी जो प्लेयर्स थे वो अपसेट थे। अपसेट का मतलब हो गया कि यहाँ पर देखिए रीजन पूछा जा रहा है कि उदास थे। उदास क्यों थे, तो उनके उदास होने का रीजन यहाँ पर ये था कि दे मैच आफ्टर लिविंग नो स्टोन अनटर्न, यानी कि जो मैच जो था वो उन्होंने पूरी कसर की थी, उसके बावजूद भी वो हार गए थे। तो यहाँ पर देखिए आपको लिखा जा रहा है रीजन। तो जब भी रीजन बताया जाएगा तो हम इसमें किसका यूज करेंगे, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से देखिएगा किसी भी सेंटेंस में अगर वाई का यूज हो रहा है तो वाई के बाद में अगर रीजन बताया जा रहा है तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। हम लिखेंगे टू लूज। ऑल प्लेयर्स वर अपसेट टू लूज द मैच आफ्टर लिविंग नो स्टोन अनटर्न्ड। अब देखिए यहाँ पर एक आपको नियम जो है वो बताया जा रहा है, क्या है नियम, आइए जरा समझते हैं। ओके देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है कि यूज ऑफ परफेक्ट इंफिनिटिव। यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है उसमें लिखा हुआ है आपको यूज ऑफ परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज जो है वो कब किया जाता है, तो परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज इस तरीके से किया जाता है किसी भी सेंटेंस में कि दैट क्लॉज इज इन परफेक्ट। अगर किसी भी सेंटेंस में दैट क्लॉज का यूज हो रहा है तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, इन्फिनिटिव मस्ट कम इन द परफेक्ट टेंस। तो इन्फिनिटिव जो होगा वो हमेशा किस में होगा, परफेक्ट टेंस में होगा। सेंटेंस आपको लिखा हुआ है कि ही प्लीज दैट ही हैज पास द एग्जाम। तो देखिए सेंटेंस में आपको लिखा हुआ होगा कि ही प्लीज्ड टू हैव पास द एग्जाम। तो ही प्लीज्ड वो खुश था, टू हैव पास द एग्जाम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए किसका यूज हो रहा है, टू हैव पास्ट का यूज हो रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज करेंगे। देखिए अगला सेंटेंस है द प्लेयर इज डिसअपॉइंट दैट ही हैज लॉस्ट द गेम। तो देखो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, द प्लेयर द प्लेयर इज डिसअपॉइंट टू हैव लॉस्ट द गेम। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा दैट के बाद में हमने क्या लिखा है, हैज। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू के बाद में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज आएगा। तो देखिए यहाँ पर हम जैसे सेंटेंस है आई वरी दैट आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो यहाँ पर सेंटेंस इस तरीके से होगा आई वरी टू हैव लॉस्ट द पर्स। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से अपन देखेंगे कि परफेक्ट इन्फिनेटिव में टू के बाद में हैव का यूज होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो दोस्तों इस तरीके से सेंटेंस का यूज किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं दैट ही हैज लॉस्ट का यूज किया गया है, तो यहाँ पर हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो दैट क्लॉज में अगर हैज हैव होगा तो इस तरीके से उसका यूज किया जाता है। देखिए आज का हमारा केस है डॉक्टर प्रकाशन एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ केरला एंड अदर्स का केस है। तो क्या था इस केस में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और उस जजमेंट में कहा गया है कि रिटायर एम्प्लॉइज कांट क्लेम बेनिफिट टू सब्सिक्वेंट गवर्नमेंट डिसीजंस टू इंक्रीज रिटायरमेंट एज। यानी कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज है वो क्लेम नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते कि सरकार के गवर्नमेंट के जो डिसीजंस है उन डिसीजंस के आधार पर लाभ कमाने का, बेनिफिट लेने के लिए क्लेम नहीं कर सकते रिटायरमेंट एज को बढ़ाने को लेके। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड अ पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन, एक याचिका को खारिज कर दिया फाइल्ड बाय ए ग्रुप ऑफ टीचर्स, जो कि टीचर्स के ग्रुप के द्वारा फाइल की गई थी इन द होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस इन केरला। केरला के होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजेस के जो टीचर्स थे उनके एक ग्रुप ने जो एक पिटीशन, एक याचिका फाइल की थी उसको खारिज कर दिया गया, सीकिंग इंक्रीजिंग ऑफ दियर रिटायरमेंट एज फ्रॉम 55 टू 60 ईयर्स। ये मानते हुए, ये याचिका करते हुए, ये निवेदन करते हुए कि 55 साल से लेके 60 साल जो है वो रिटायरमेंट की एज को कर दिया जाए, 55 साल से 60 साल कर दिया जाए टीचर्स की, टू ऑफ अदर मेडिकल कॉलेज, जो कि अन्य मेडिकल कॉलेजेस है उनकी। द अपीलेंट्स अप्रोचेस द सुप्रीम कोर्ट इन 2010 में अपीलेंट जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया, चैलेंजिंग द रिफ्यूजल ऑफ द केरला हाई कोर्ट टू ग्रांट देम रिलीफ। और केरला हाई कोर्ट के उस ऑर्डर के जो रिफ्यूजल कर दिया गया था उसको चैलेंज किया था। तो यहाँ पर देखिए ये था सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। तो ये थी हमारी आज की एडीजे की क्लास और इसी तरीके से हम अपनी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में जो है वो क्लासेस देते हैं। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।